नमस्कार मित्रों, मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, इस बार मैं एक अलग प्रसंग लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि पिछले दिनों बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय जाने का मौका मिला था और मैंने बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में जाकर वहाँ के अध्यक्ष से बातचीत की। अध्यक्ष महोदय डॉक्टर सतीश कुमार राय 2 दिन पहले ही अवकाश प्राप्त हुए थे, यानी कि विभागीय अध्यक्ष से हटकर वो हिंदी पत्रकारिता अध्ययन संस्थान में काम कर रहे थे और वहाँ पर नियम है 3 साल का विभागीय अध्यक्ष का, और वह ड्यूटी उनकी पूरी हो चुकी थी। तो मैंने डॉक्टर सतीश कुमार राय जी से कुछ प्रश्न किया, खास करके हिंदी शिक्षण के संबंध में। हमारे यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय में भी हिंदी विभाग है और यहाँ की भी स्थिति थी, और वहाँ की स्थिति मैं इन लोगों के समक्ष रखना चाह रहा हूँ। डॉक्टर सतीश कुमार राय एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनके सोच पर वहाँ पर कई प्रगति हुई है। 3 साल पहले उनकी नियुक्ति हुई थी, होते ही कोरोना आ गया। कोरोना के बाद काम करना छोड़ दिए, लेकिन 9 महीना का जो उनका योगदान है वह अभूतपूर्व योगदान है। मैं डॉक्टर साहब से कई प्रश्न किया, खास करके हिंदी के भविष्य के बारे में। आइए मैं बात करता हूं डॉक्टर सतीश कुमार राय से और जानना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब हिंदी के बारे में और हिंदी विभाग के बारे में और कैसे चलती है उनकी विभाग, और उससे हम लोग क्या सीख सकते हैं। डॉक्टर साहब बताइए आप। बिहार विश्वविद्यालय का पुराना विभाग है। इस विभाग की स्थापना 1950 में हुई। उस समय यह स्वतंत्र विश्वविद्यालय नहीं था। 1950 में लंगर सिंह महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर हिंदी का अध्यापन शुरू हुआ, 2 विषयों में, हिंदी और मैथमेटिक्स। रामधारी सिंह दिनकर जी उस समय अध्यक्ष होके आए। 1981 में यह विभाग इस भवन में आया और हमारे यहां 160 स्थान है प्रत्येक सेमेस्टर जी। तो नामांकन 160 है और विद्यार्थियों की रुचि है, छात्राएं अधिक हिंदी में आ रही हैं। 160 विद्यार्थी हैं अभी भी? रहते हैं, उतना नामांकन होता है। अच्छा, मांग अधिक है लेकिन सीट हमारे पास 160 है जी। तो हमारे यहाँ एक तो स्नातकोत्तर की कक्षाएं चलती हैं, 4 सेमेस्टर हैं। दूसरा हमारे यहाँ पाठ्यक्रम है जो स्नातकोत्तर स्तरीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम है, वह हिंदी पत्रकारिता और जनसंचार जी। और फिर हम यहाँ MA के बाद जो शोधार्थी होते हैं, जो पैट में सफल होके आते हैं, उनका नामांकन लेते हैं और उनके लिए कोर्स वर्क चलाते हैं। अभी हमारे एक सहयोगी उसी में गए हैं, उनके बाद मैं जाऊंगा जी। और जैसा कि मैं अभी मुंबई यूनिवर्सिटी गया था, भोपाल गया था, इंदौर गया था, मेरठ गया था, मैं देख रहा हूं कि हिंदी में इतनी छात्र तो उधर है ही नहीं, यहाँ सबसे ज्यादा छात्र। मैं उसके पीछे 2 कारण है। आज रोजगारोन्मुख शिक्षा की मांग है, तो जो हिंदी से MA करते हैं उनके लिए 3-4 क्षेत्र खुलते हैं। एक तो अध्यापन का है जी, तो उसके लिए नेट करना जरूरी है। हमारा यह विभाग नेट के लिए भी अलग से प्रशिक्षण देता है। अच्छा। दूसरा यह है कि वे पत्रकारिता में जा सकते हैं। तीसरा है कि हिंदी माध्यम से वे प्रतियोगी परीक्षाओं में जा सकते हैं, जाते भी जी। हमारे कई विद्यार्थी जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर विभिन्न जगहों पर, तो ऐसा है कि हमको जगाना होगा।
जब तक विद्यार्थी को यह नहीं लगेगा कि उसका भविष्य सुरक्षित है, वह पठन पाठन में उसकी रुचि नहीं होगी। तो हम यह रुचि जगाना चाहते हैं। हमारा विभाग, हम लोग हिंदी परिवार कहते हैं अपने आप जी, और बहुत लोकतांत्रिक विभाग है। यहां सबको समान अधिकार है। किसी के मन में अगर कोई विचार आया तो वह साझा करता है, सब लोग मिलकर उसको कार्यान्वित करने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी विभाग को मजबूत करने के लिए 3-4 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि विभाग एक परिवार की तरह काम करे। दूसरा यह है कि हम अपने विद्यार्थियों को कुंठा मुक्त करें। देखिए, जब हताशा होती है, नीरज ने कभी कहा था कि चाह इंसान को मक्कार बना देती है, बाग के बाग को बीमार बना देती है, भूखे पेट को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। तो जब युवक बेरोजगार होंगे, उनके सामने रोजी रोटी की समस्या आएगी, तो वे अपराध की ओर उन्मुख होंगे, वे आतंकवादी संगठनों से। तो हमें अपनी युवा शक्ति को पहचानते हुए उन्हें सही दिशा देनी है। और उच्च शिक्षा का उद्देश्य भी है यह कि हम एक बेहतर नागरिक का निर्माण करें। लेकिन हमारा धर्म यह भी है कि हम जो शिक्षा दे रहे हैं, वह शिक्षा न केवल उनके व्यक्तित्व का विकास करे, बल्कि उनकी आजीविका के लिए भी सहायक हो सके। जी, हिंदी का भविष्य आपको क्या लगता है? हिंदी का भविष्य उज्जवल है। बहुत पहले यह विमर्श चला था, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, हिंदी का भविष्य। तो हिंदी का भविष्य उज्जवल है। भारत के बाहर विदेश के 30 विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा में हिंदी है, हिंदी विभाग है। उसके बाद विश्व में हिंदी जानने वालों की संख्या 18.4%। और एक समय था जब हम लोग स्कूल में थे, तो उस समय हम लोगों को बताया जाता था कि सबसे अधिक अंग्रेजी बोली जाती है, उसके बाद मंदारिनी यानी चीनी भाषा, और उसके बाद हिंदी। लेकिन आज का सर्वे कहता है कि हिंदी जानने वालों की संख्या, अब दक्षिण में चले जाइए, आप तमिलनाडु में तमिल बोलेंगे, लेकिन आप सामान खरीदने जाइए, हिंदी में बात कीजिए, वे हिंदी में बात करेंगे आपसे। आप बंगाल चले जाइए, वे बंगाली बोलेंगे, लेकिन आप ग्राहक बन के जाइए, हिंदी में बात करेंगे। तो हिंदी जानने वालों, तब है कि ये गुलाम मानसिकता हमारे भीतर बैठी हुई है। राम मनोहर लोहिया जब आए विदेश से शोध कार्य करके, तो उन्होंने कहा अब अंग्रेजी भगाओ। लेकिन गांव में भी जो पब्लिक स्कूल खुल रहे हैं, उनका नाम अंग्रेजी में, नेक्टर पॉइंट, डॉल्फिन। तो यह गुलाम मानसिकता है। और हिंदी जनभाषा है, इसे साम्राज्यवाद की बैसाखी की जरूरत न थी, न है। यह संतों की भाषा है, यह क्रांतिकारियों की भाषा है, यह देश को मुक्त कराने वाले क्रांतिकारियों की भाषा है। जब गुजराती के महात्मा गांधी ने कहा था कि बीबीसी के साक्षात्कार में कि कह दो गांधी को अंग्रेजी नहीं आती, तो कहां उनमें हीन भावना आई। तो धीरे धीरे जब तक हम गुलाम मानसिकता से मुक्त नहीं होंगे, अपनी भाषा के प्रति हम सजग नहीं होंगे। मैं घर में भोजपुरी बोलता हूं, लेकिन कहीं भी मंच पर बोलना है या तो मैं हिंदी बोलता हूं। तो भारतीय भाषाओं के बीच संवाद हो, क्योंकि मूल चेतना एक ही है। किसी भी भाषा का साहित्य है, उसका उद्देश्य है कि हम एक बेहतर समाज का निर्माण करें, हम मनुष्य की संवेदना का संस्कार करें।
सर, आपने एक अभी बहुत अच्छी बात कही भोजपुरी की। हमारे यहाँ नेपाल में क्या चल रहा है, जो नेपाली भाषा को विकास करने के लिए वो लोग जैसे तराई में और भाषाएं हैं, भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ये सभी को बांट रहे हैं। उनको भोजपुरी को बढ़ावा दे रहे हैं, मैथिली को दे रहे हैं, अवधी को दे रहे हैं, लेकिन ये हिंदी का नाम नहीं ले रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये मातृभाषा है। मातृभाषा कहकर वो माँ से जोड़कर इन भाषाओं को बढ़ा रहे हैं, लेकिन जिससे कि हिंदी कमजोर हो। आप क्या कहेंगे? देखिए, बोलियों के वर्चस्व से हिंदी कमजोर नहीं होगी, क्योंकि हिंदी बोलियों का समूह ही है। राजनीतिक या सांस्कृतिक कारण से कोई एक बोली मजबूत हो जाती है, हम उसे हिंदी कहते हैं। पहले औहट को भी हिंदी लोगों ने कहा, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा दी गई, बीच में मैथिली, अवधी, ब्रजभाषा सब हिंदी। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत ग्रियर्सन ने मैथिली, भोजपुरी और मगही को रखा था। तो बहुत अंतर नहीं है, लेकिन मान लीजिए हम घर में रहते हैं तो कुर्ता पाजामा पहन के रहते हैं, बाहर जाते हैं तो सूट बूट पहनते हैं। तो बोली जो है वह घर के भीतर का कुर्ता पायजामा है। और हिंदी जो है, जो हमारी मूल भाषा है, जो राष्ट्रभाषा है, जो संपर्क भाषा है और जो राजभाषा है, या ठीक है कि राजभाषा कहने को है, बाबू लोग आज भी अंग्रेजी में ही लिखते हैं। तो यह गुलाम मानसिकता है, इससे मुक्त होना है। और इस भाषा में जो शक्ति है, जिस कामिल गुलके की बात मैं कह रहा था, वे केआर स्कूल में गए थे। मैं साहित्य में रुचि रखता था, मिलने गया, वहां का विद्यार्थी था। मैंने कहा कि मे आई कम इन फादर? कहा नहीं। 5 मिनट मैं दरवाजे पर रहा, बाहर आए, पीठ पर हाथ रखा, कहा कि अच्छा तुमको हिंदी नहीं आती है? कहा आती है। कहा कि ना, तब तुम अंग्रेजी नहीं बोलते। हिंदी में तो सिर्फ कहते कि आऊं, 5 शब्द तुमने खर्च कर दिए। तो विदेश में हिंदी के प्रति लोगों की रुचि है। कहीं बारानिको है, चेलीशेव है, मॉरिशस में जाइए, रामदेव धुरंधर है, अभिमन्यु अनंत, इन लोगों ने जो लिखा है। हमारे प्रवासी भारतीय भी हिंदी की सेवा कर रहे हैं। हम अपने घर में, हिंदी अपने घर में हारी हुई, लेकिन यह हार नहीं, हम पूरे विश्व में जीत रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हिमालनी से बात करने के लिए। और मैं चाहूँगा कि बहुत जल्द आप एक बार काठमांडू पधारें और वहाँ के हिंदी भाषियों को उत्साहित करें। नहीं, मैं एकदम आऊँगा। जैसा कि आपने सुना डॉक्टर सतीश कुमार राय से इस विभाग की वर्तमान स्थिति के बारे में और हिंदी की स्थिति और इवन मातृभाषा का क्या प्रभाव है और हिंदी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में भी। अब मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा हूं, खास करके हिमालनी पत्रिका उनको दिया हूं उस संबंध में भी, और दिनकर जी के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि इस विभाग में दिनकर जी पहला व्यक्ति थे जिनकी शुरुआत की हुई है, और दिनकर जी का स्टैचू बाहर लगा हुआ है, और यह डॉक्टर सतीश कुमार राय की देन है। यही नहीं, यहाँ पर हिंदी उद्यान है, और यह एक सोच पर डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने पहले कह दिया था, इनकी सोच थी और उसको डेवलपमेंट में कैसे परिणित किया वह भी मैं बता रहा हूँ। इनके यहाँ जो लाइब्रेरी है, हिंदी की लाइब्रेरी, उसमें 28,000 पुस्तकें प्रेजेंट है, और हर पुराने अध्यक्ष के नाम पर एक कोई क्लासरूम या कोई शिक्षण रूम बना हुआ है, और सभी को उसी तरह सम्मान दिया गया है। दिनकर जी की प्रतिमा, श्याम नंदन किशोर साहब की प्रतिमा भी लगी हुई है, और प्रमोद कुमार जी के नाम पर अलग से व्याख्यान कक्ष है। इस तरह सभी लोगों के साथ इनका
इनका वहाँ पर निर्माण हुआ है और एक बगीचा इतना सुंदर बना हुआ है जिसमें कि विद्यार्थी आते हैं। और मैं बता दूं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, यहाँ 160 विद्यार्थी हैं, जो कि अधिकतम संख्या है, इनका लिमिटेशन, इससे ज़्यादा ले नहीं सकते हैं, लेकिन विद्यार्थियों की लाइन लगी हुई है जो कि 160 से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं हिंदी में। तो हिंदी की स्थिति यहाँ आकर लग रहा है कि वो बढ़ ही रही है, कम नहीं हुई है। जैसा कि उन्होंने कहा, विश्व हिंदी जानने वालों की संख्या 18.4% है। तो मैं अभी हिमालनी और ख़ास करके दिनकर जी के बारे में जानना चाहूँगा, जिनका शुरुआत किया हुआ हिंदी विभाग है और हिंदी के जाने माने कवि हैं। ये हिमालनी पत्रिका आपके हाथ में है और ये नेपाल से निकल रही है, 25 वर्ष पूरा कर चुकी है और एक हिंदी विद्वान के हाथ में है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस पत्रिका की जिजीविषा को नमन करता हूं। साधनहीनता के बावजूद अगर यह पत्रिका 25 वर्षों से निकल रही है तो यह इसकी जिजीविषा है और हिंदी की जिजीविषा है। दूसरी बात है कि पत्रकारिता संवाद का सबसे सटीक माध्यम है। आप इस पत्रिका के माध्यम से हिंदी भाषियों के बीच एक बेहतर संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। अगर हिंदी पत्रकारिता का उद्भव देखा जाए तो हिंदी क्षेत्र में कोलकाता से उसका उद्भव हुआ। उदंत मारतंड जो 30 मई 1826 को निकली थी, उस समय वहां हिंदी भाषी लोग नौकरी और रोजगार की तलाश में जाते थे, मजदूर थे। तो उनके लिए, उनके दुख दर्द को सामने लाने के लिए वह पत्रिका निकली। नेपाल, जिसकी संस्कृति हमारी संस्कृति से भिन्न नहीं। यह दूसरी बात है कि वैश्वीकरण के इस दौर में कुछ विदेशी शक्तियां, कुछ हमारे बगलगीर नेपाल को बहला रहे हैं, लेकिन मूलतः नेपाल हमारे सांस्कृतिक वैभव का ही एक भाग है। हम इसे इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर हम नेपाल को हटा दें तो फिर गौतम बुद्ध और बौद्ध साहित्य का बहुत कुछ हमसे ओझल हो जाएगा। इसलिए आप बेहतर काम कर रहे हैं। कहा भी गया है कि जिनके ओठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, हवे ही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। तो चलिए, आपके संकल्प को, आपकी साधना को, आपके संघर्ष को नमन है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जैसे ही प्रवेश किया तो मैं वहाँ पर देखा दिनकर जी की प्रतिमा स्थापित है और ये शायद आपकी देन है। सब दिनकर जी को आप कैसे याद करें? इनको घुमा के एक बार, यह हमारे विभागीय सहयोगी हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र जी, आप पुष्पेंद्र जी इनको ले जाके उधर किशोर जी की प्रतिमा उधर यह दिखा दी। आप दिनकर जी के बारे में 2 शब्द बोल दी। देखिए, दिनकर किसान कवि हैं। किसान परिवार में उनका जन्म हुआ और किसान की तरह ही उन्होंने सोचा। इस देश की मुक्ति के लिए रचनात्मक पहल करने वाले लोगों में दिनकर का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिनकर ने छात्र सहोदर में लिखना शुरू किया और उनका पहला जो संग्रह निकला, विजय संदेश, वह राष्ट्रीयता के उद्घोष का काव्य है। दिनकर के काव्य में ओज भी है, सौंदर्य भी है, दर्शन भी है और मनुष्यता के सनातन मूल्यों की खोज भी है। इसलिए दिनकर की प्रासंगिकता बनी रहेगी। आम आदमी के भी कवि हैं वे। कोई भी कवि लोक में कितना ग्रहण होता है, इससे उसका मूल्यांकन होता है। तो दिनकर की कविता लोक की कविता है, लोक को जागृत करने वाली कविता है।
उनकी रश्मि रथी को बहुत लोगों ने आधुनिक गीता के रूप में स्वीकार किया। उनका कुरुक्षेत्र जो है, दूसरे महायुद्ध के बाद मानव अस्तित्व के सामने जो संकट है उस पर विमर्श है कि युद्ध की शांति। तो आज मुझे लगता है कि दिनकर पहले की अपेक्षा अधिक प्रासंगिक हो गए। धन्यवाद मित्रों, आपने यह सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको यह हिंदी के बारे में डॉक्टर साहब की प्रतिक्रिया कैसी लगी, आपसे हम उम्मीद करेंगे कि आप हमको मेल में और इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजेंगे। धन्यवाद।